नमस्कार। मुद्दा तो है मैं आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौक से। आज मुद्दा है दिग्गज हैरान, क्या है प्लान। मध्य प्रदेश में मोहन यादव के सिर मुख्यमंत्री का सेहरा बनने जा रहा है, लेकिन दिग्गजों का क्या होगा, इस सवाल पर भी नई बहस छिड़ गई है। तरह तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। किसी को कैबिनेट में बड़ी जिम्मेदारी देने की बात निकल कर आ रही है, तो किसी को फिर से लोकसभा चुनाव की जंग में उतारने की चर्चा चल रही है। ऐसे में अब सवाल यह है कि आखिर शिवराज सिंह, प्रहलाद पटेल, कैलाश विजयवर्गीय की भूमिका क्या होगी। इन दिग्गजों के लिए आला कमान ने क्या प्लान तैयार कर रखा है। सवाल तो यह भी है कि इन दिग्गज को मिलने वाली जिम्मेदारी कांग्रेस पर लोकसभा चुनाव में कितनी भारी पड़ेगी। आज इन्हीं सवालों पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले देखिए रिपोर्ट। मोहन संभालेंगे मध्य प्रदेश की कमान, दिग्गजों के लिए क्या है प्लान। मोहन यादव मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि उन दिग्गजों की आगे की भूमिका क्या होगी जिन्हें चुनाव लड़ाया गया। प्रहलाद पटेल, शिवराज सिंह चौहान समेत कैलाश विजयवर्गीय को आला कमान क्या जिम्मेदारी देगा, क्योंकि अब तक तो यही माना जा रहा था कि इनमें से ही कोई सीएम बन सकता है। लेकिन बीजेपी ने मोहन यादव को विधायक दल का नेता चुनकर सबको हैरान कर दिया। हालांकि कयास तो इसके भी हैं कि प्रहलाद पटेल को कैबिनेट में कोई अहम जिम्मेदारी दी जा सकती है। वही बीजेपी नेताओं का कहना है कि आगे किसे क्या जिम्मेदारी मिलेगी वो तो आला कमान ही तय करेगा। कहीं ना कहीं जो हमारे दिग्गज जैसे कि प्रहलाद पटेल जी, कैलाश विजयवर्गीय जी हों, शिवराज सिंह चौहान जी हो, जो भी हमारे पार्टी के दिग्गज नेता हैं, उनका मार्गदर्शन हमेशा हमारे डॉक्टर मोहन यादव जी भाई साहब को मिलता रहेगा। क्योंकि हमारी पार्टी में हमेशा हम एक दूसरे के मार्गदर्शन से चलते हैं, हम एक दूसरे के मार्गदर्शन से निरंतर आगे बढ़ते हैं। हमारी पार्टी एक व्यक्ति विशेष की पार्टी नहीं है, ये कार्यकर्ता आधारित पार्टी है, संगठन आधारित पार्टी है। और डॉक्टर मोहन यादव जी हमारे संगठन के कार्यकर्ता रहे हैं, एक जमीनी कार्यकर्ता है, तो वो जरूर पार्टी को और प्रदेश को एक नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। मोहन यादव को विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद कांग्रेस भी हैरान है। हालांकि कमलनाथ ने मोहन यादव से मिलकर उन्हें बधाई दी, लेकिन बीजेपी के दिग्गजों की भूमिका को लेकर और उनमें से किसी को मुख्यमंत्री नहीं चुनने पर वो अब तंज कस रही है। भारतीय जनता पार्टी ने लगभग आधा दर्जन से ज्यादा सांसद, 3 केंद्रीय मंत्री और एक राष्ट्रीय स्तर के नेता को चुनाव में उतारा। कहीं ना कहीं कयास लगाया जा रहा था कि इन्हें भी बड़ा दायित्व मिलेगा, बड़ी जवाबदारी मिलेगी। ये खुद भी ये और इनके समर्थक यही कहते पाए गए कि हमें भी बड़ी जवाबदारी मिलेगी। अब ये जो बड़े चेहरे हैं, इन्हें शायद लोकसभा चुनाव में उतारा जाएगा। कांग्रेस पूरी तरह से इनका मुकाबला करने को तैयार है, क्योंकि कांग्रेस के पक्ष में पूरा माहौल था। जनता खुद हतप्रभ है कि आखिर ये अप्रत्याशित परिणाम क्यों आए। कहीं ना कहीं बड़े षड्यंत्र का शिकार कांग्रेस हुई, लेकिन कांग्रेस पूरी मेहनत के साथ, पूरी तैयारी के साथ लोकसभा चुनाव लड़ेगी। एक बार फिर भारी बहुमत कांग्रेस। जानकारों का मानना है कि मोदी के शासनकाल में कोई भी कयास लगाना मुश्किल है। वे हमेशा सरप्राइज देते हैं। इस बार भी उन्होंने सरप्राइज ही दिया है। हालांकि अटकलें तो ये भी है कि जिन दिग्गजों को बीजेपी ने विधानसभा चुनाव में उतारा था, हो सकता है उन्हें वापस लोकसभा का चुनाव लड़वाया जाए। खैर, आने वाले दिनों में कौन किस भूमिका में दिखेगा, इसकी तस्वीर भी जल्द साफ हो जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं सचिन वर्मा, बीजेपी प्रवक्ता है, अभिनव बरोलिया, कांग्रेस प्रवक्ता हैं, और कीर्ति राणा, वरिष्ठ पत्रकार। तीनों मेहमानों को बहुत बहुत स्वागत है। सचिन जी, शुरुआत आपसे ही करते हैं। वैसे तो अटकलों का बाजार गर्म है, सियासी गलियारों में कई तरह की चर्चाएं चल रही हैं, लेकिन जो आपकी पार्टी प्रवक्ता कह रही थी, सवाल मेरा वही कि इनका मार्गदर्शन मोहन यादव को मिलता रहेगा, तो क्या इनको मार्गदर्शन मंडल में भेज दिया गया या भेजने की तैयारी है, या कोई और जिम्मेदारी दी जाएगी? देखिए ब्रजेश जी, ऐसा है कि जिम्मेदारी क्या होगी, कैसी होगी, कब होगी, ये तय करना जो है पार्टी के जो केंद्रीय नेतृत्व है उसके हाथ में है। उस पर कमेंट करना मेरे दायित्व में नहीं आता है। मगर मैं आपको एक स्वस्थ परंपरा से जरूर अवगत कराऊंगा कि भाजपा में जब मोहन यादव जी का, जो हमारे माननीय जो है कार्यवाहक मुख्यमंत्री हैं, उनका जब नाम घोषित किया गया, तो उनका प्रस्ताव जो है
माननीय शिवराज सिंह जी ने रखा, उसका समर्थन जो है प्रहलाद जी ने और कैलाश विजयवर्गीय जी ने किया। तो जो एक स्वस्थ परंपरा है उसके अनुसार सर्वसम्मति से उनका चयन किया गया और वो विधायक दल के नेता बने। तो इस तरह से जो एक स्वस्थ परंपरा है भाजपा में, ना तो उसका कोई विरोध हुआ, ना कोई प्रदर्शन हुआ और ना कोई किसी तरह की कोई और ऐसी कोई घटना हुई है। तो सभी ने उसको स्वीकार किया और सभी ने उसका स्वागत किया। दूसरे दिन शिवराज जी का जो है स्टेटमेंट आया कि वो मोहन यादव जी के नेतृत्व में काम करेंगे और मोहन यादव जी के नेतृत्व में काम करते हुए पार्टी के को मजबूती प्रदान करने का कार्य करेंगे। लेकिन तो बाहर इस एक तरह से धारणा जो ये भी बन रही है सचिन जी कि आपकी पार्टी में अचानक क्या हो गया है कि बुजुर्गों के साथ या वरिष्ठों के साथ, दिग्गजों के साथ इस तरह का व्यवहार होने लगा पार्टी में, को उन्हें दरकिनार कर दिया जाता है। ब्रजेश जी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ब्रजेश जी, ऐसा है कि आप भी आज जो है यहाँ पर अभी हमारे पैनल में बैठे हुए हैं, ब्यूरो हेड हैं, और आप भी चाहेंगे किसी दिन आप चीफ एडिटर बने। तो इस तरह की जो संभावनाएं हैं, लेकिन मैं चाहूंगा ना स्टेप बाय स्टेप बने, ऐसा ना हो कि नीचे से उठा के लास्ट का आदमी को बिठा दें आप। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। संभावनाओं पे पूरा जो है संसार टिका हुआ है। तो ऐसा राजनीति में और ऐसा जो है हमारे जो भाजपा के संगठन में ये कार्य होता रहता है कि हमेशा जो एक कार्यकर्ता होता है उसका मान जो है वो बना रहता है, उसके कार्य को एक जो थर्ड आई जो है होती है वो देखती रहती है और थर्ड आई का जो निर्णय होता है वो सभी को स्वीकार होता है। थर्ड आई का निर्णय सबको स्वीकार होता है अभिनव जी। लेकिन एक तरफ हम देख रहे हैं बीजेपी युवाओं को मौका दे रही, नए चेहरे सामने ला रही है, युवा नेता, और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं बुजुर्ग और जो हारे थके नेता है उनके हाथ में कमान। ऐसे में 2024 में कैसे आप बीजेपी से मुकाबला कर पाएंगे? देखिए ब्रजेश जी, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप सचिन जी से संतुष्ट नहीं हुए तो मुझे उलझा हुआ सवाल पूछा आपने। तो मैं आपको इतना बताऊंगा कि हम लोग सभी राज्यों में अच्छे से काम कर रहे हैं। हाँ, मध्य प्रदेश में और जो अभी 3 राज्यों में हार हुई है उसमें पूरे राज्यों में चुनाव देखा जाए तो 10 लाख ज्यादा वोट मिले हैं हमको। यहाँ पर भी 40% वोट हमको मिले हैं, बीजेपी के मुकाबले कम वोट मिले और 66 सीटें भी मिली हैं। इस पे मंथन चिंतन तो हो रहा है। आज हम देखा कि कई चीजें रिवाइव होंगी, ऐसा हमें जानकारी भी है। और सर पर है अभी लोकसभा चुनाव, और उम्मीद हमें इसलिए अच्छी है लोकसभा चुनाव में क्योंकि धार, मुरैना, ग्वालियर और छिंदवाड़ा कई जगह पे हमने कम से कम 8 से 10 जगह पर अच्छी सफलता पाई है। 5 में से कई जगह 5 सीटें जीती हैं। तो लोकसभा चुनाव हमारा अच्छा जाएगा और जो निर्णय राष्ट्रीय नेतृत्व को लेना होगा, खड़गे जी सहित जो भी टीम है जो निर्णय लेती है वो अच्छा निर्णय लेगी। लेकिन हम जैसे आज है विपक्ष बन के आवाज उठा रहे हैं, वही आवाज हम लगातार, युवा वर्ग हमारे साथ पूरी लेकिन अभिनव जी हम नहीं चाहते ना आपके हमेशा आप विपक्ष में बने रहो। मेरा सवाल सीधा था, जंग के मैदान में आप उतरे, जंग के मैदान में उतरे हैं तो सामने वाले की आर्मी, सेना मजबूत है, तो हम कोशिश करते हैं कि हमारी सेना को मजबूत करें, वैसे दमदार ताकतवर लोगों के हाथ में कमान दें। तो ऐसा कभी कांग्रेस में देखने को मिलेगा? आपके सामने ऐसा नहीं है, मैं युवा आपके सामने बैठ के बात कर रहा हूँ, तो आप निश्चिंत रहे, सारी चीजें अच्छी मैं तो सेनापति की बात कर रहा हूँ। मैंने ये कहा ही नहीं कि युवा और जोश वाले कांग्रेस में कम है, मैं तो सेनापति की बात कर रहा हूँ। नहीं, सेनापति सब अच्छे होते हैं, कोई इसमें ऊपर नीचे की बातें नहीं होती है। कई बार क्या होता है कि हमारी जो सोच होती है उसके विपरीत रिजल्ट आते हैं, या जो भी समझे आप, उस पर मंथन चिंतन हो रहा है, वो भी सामने आ जाएगा 2-4 दिन में कि क्या कारण है। लेकिन जो बेस्ट से बेस्ट होगा वो आपको देखने को मिलेगा कांग्रेस पार्टी। ठीक है। मेरे राणा जी 2 सवाल हैं आपसे। एक जो सचिन जी से पूछा था मैंने कि इन दिग्गजों का क्या होगा, क्या संभावना देख रहे हैं, और जो युवाओं को मौका दिया है उससे क्या बीजेपी में बेहतर होगा। दूसरा मेरा जो मैं अभिनव जी से पूछ रहा था, उन्होंने गोल मोल कर दिया, क्या जब सामने वाले मजबूत हों तो क्या कांग्रेस में ऐसा प्रेशर बनेगा कि बदलाव हो वहां पर ताकि वो मुकाबले में आ सके? पहले तो मैं सचिन जी से जो सवाल पूछा उसका जवाब दे देता हूँ। मोहन यादव तीसरी बार चुने गए विधायक के रूप में,
पहले उच्च शिक्षा मंत्री भी रहे वो। उसके विपरीत विधानसभा में 8 बार जीते विजय शाह है, 9 बार जीते गोपाल भार्गव हैं, 4 से 5 बार जीते तो कई विधायक हैं। बिल्कुल। ऐसे में ये सोचने की बात है। मैं इंदौर की बात करूं, मानिनी गौड़ 4 बार जीती है, रमेश मेंदुला सर्वाधिक मतों से जीते हैं, महेंद्र हार्डिया सर्वाधिक मतों से तो नहीं जीते लेकिन 5वीं बार जीते हैं। तो ऐसे में पहला सवाल तो ब्रजेश जी यही है कि ये सारे जो पके पकाए अनुभवी लोग हैं, अनुभवी विधायक हैं, वो तीसरी बार जीते मोहन यादव जी के नेतृत्व में किस तरह से अपने आप को एडजस्ट कर पाएंगे, पहली चीज। दूसरी चीज, जहां तक शिवराज जी का सवाल है, तो शिवराज जी ने मुख्यमंत्री के रूप में बीते 18 सालों में इतनी लंबी लाइन खींच दी है कि उस लाइन को बराबरी करना तो दूर, उस लाइन के छोटी लाइन भी मोहन यादव 5 साल में खींच पाए तो बड़ी बात होगी। वो भैया भी हैं, वो मामा भी हैं, सब कुछ है वो। तो मोहन यादव के सामने चुनौती ये भी है कि ना तो वो शिवराज सिंह जी की तरह प्रभावी भाषण देने में सक्षम है, ना ही प्रदेश की राजनीति के हिसाब से उनको हाल फिलहाल कोई अनुभव है। हो सकता है कि कुर्सी में बैठे तो सारा अनुभव आ ही जाता है। तो ये सचिन जी के, लेकिन हो सकता है कि हम उनकी क्षमताओं का आकलन जल्दबाजी में कर रहे हो राणा जी। शिवराज जी भी जब आए थे तो उनके बारे में भी कहा जाता था प्रशासनिक क्षमता नहीं, हालांकि वो दौड़ धूप करने में पहले से माहिर हैं। पहले से माहिर। और चलिए मैं मान लेता हूँ कि जल्दबाजी हो सकती है। अब मैं आ जाता हूँ, इनसे पूछा कांग्रेस प्रवक्ता जी से आपने जो कहा, तो मेरा ऐसा मानना है कि मैं इंदौर के बारे में आपको बताऊं कि इंदौर में लंबे समय बाद 9 की 9 सीटें बीजेपी को गई है। इसमें से कुछ कैंडिडेट तो कांग्रेस के ऐसे थे कि जिनके जीतने की उम्मीद मानी जा रही थी। 3 नंबर से पिंटू जोशी, 5 नंबर से सत्यनारायण पटेल, देपाल बोसे, विशाल पटेल। लेकिन ना तो ये जीते और ना दिग्विजय सिंह जी का जो दावा था कि साहब मैंने 66 सीटों का सर्वे कर लिया है और कमलनाथ जी ने 4-4, 5-5 बार सर्वे कर लिया है और हम सरकार बना रहे हैं, बहुमत आ रहा है। और कमलनाथ जी का आत्मविश्वास तो देखने लायक है। अंतिम समय तक वो ये कहते रहे कि अधिकारियों को ठीक कर दूंगा मैं, बस हमारी सरकार कल आ रही है। तो ये अति आत्मविश्वास कांग्रेस को ले डूबा। और कांग्रेस के साथ में संकट की बात ये भी है कि यहाँ युवा चेहरा, युवा खून को जो तवज्जो मिलना चाहिए वो तवज्जो नहीं मिल पाई। ये भी कांग्रेस की, वो तो कह रहे हैं सेनापति कोई कमजोर नहीं होता। अभिनव जी कह रहे हैं सेनापति कोई कमजोर नहीं होता। सेनापति कमजोर भले ही नहीं हो, लेकिन बूढ़े बैल पे आप ज्यादा बोझ कैसे लाद सकते हैं? बड़ा सवाल यही है अभिनव जी कि बूढ़े बैल से खेती नहीं होती। और जो राणा जी ने कहा है कि ज्यादा बोझ नहीं लाद सकते हो आप, यानी दौड़ धूप नहीं कर सकते हो। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि शिवराज जी ने 165 सभाएं की और कमलनाथ जी कम कर पाए, तो असर तो पड़ता है सेनापति से, भले ही आप इसको डिनाई कर दें। देखिए, ऐसा मेरा मानना नहीं है, मैं ऐसी भाषा का इस्तेमाल भी नहीं करता हूँ, ना करना चाहिए हम लोगों को एक शुद्ध राजनीति में इस तरीके। वो तो एक कहावत है, किसी को ऐसा नहीं कहावत है। ऐसे तो मैं कमलनाथ जी का मैं पूरा सम्मान करता हूँ, मेरी बात प्रशासक हैं, अरे मेरी बात केंद्रीय मंत्री हैं, मैं सम्मान करता हूँ आपके अपने शब्द। ब्रजेश जी, कीर्ति जी, मेरा इतना कह रहा है कि अभी मैं नरेंद्र मोदी जी को बूढ़ा बैल बोलने लगूं कि इतनी एज को छोड़ देना चाहिए, इतने अच्छे अच्छे लोगों को घर बैठा रहे वो प्रहलाद पटेल, कई दिक्कत है। तो बूढ़े बैल तो वो भी है, फिर ऐसे बोल दूं मैं तो अभी बुरा लग जाएगा यहाँ बैठे हुए बीजेपी के लोगों को, और आपको भी बुरा लग जाएगा कि अरे ऐसे कैसे बोल दिया। मुझे क्यों बुरा लगेगा भाई? बूढ़ा बैल हर आदमी एक समय के बाद रिटायर होता है। अच्छे नेता है नरेंद्र मोदी जी 18 घंटे केंद्रीय मंत्री हैं, लेकिन हम जिस संदर्भ में बात कर रहे हैं, ये आ गया रिएक्शन, आ गया ना ब्रजेश जी रिएक्शन आ गया ना, बस इतना सचिन जी, जो राणा जी ने कहा है कि एक लंबी लाइन खींच दी है शिवराज सिंह चौहान ने, उसको छू भी नहीं पाएंगे मोहन यादव। और क्या, ठीक है, मोदी जी ने बनाया सचिन जी, IIT मोदी जी ने बनाई है, IIM मोदी जी ने बनाया है, गलत ट्रैक पे चलेगा, नहीं बोल रहा कुछ भी। ठीक है अभिनव जी, ठीक है सचिन जी, क्या ये दिग्गज नेता मोहन यादव के नेतृत्व में काम कर पाएंगे, उनके अधीन काम कर पाएंगे? जो राणा जी ने सवाल उठाया, और शिवराज जी एक इतनी लंबी लाइन खींच गए कि वो कह रहे हैं संदेह है उन्हें कि मोहन यादव उसकी बराबरी करना तो दूर की बात है, आगे निकलना तो दूर की बात है, बराबरी भी कर जाए तो। देखिए ब्रजेश जी, भाजपा में एक बड़ी स्वस्थ परंपरा है कि पार्टी का जो अनुशासन है और पार्टी का जो आदेश है वो सर्वोपरि होता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि फर्नांडिस जी को फडणवीस जी को
पहले मुख्यमंत्री थे वो, और उसके बाद में उप मुख्यमंत्री बने वो। इसी तरह जो है बाबूलाल गौर साहब भी पहले मुख्यमंत्री रहे और उसके बाद में उन्होंने भी दूसरे एक मुख्यमंत्री के अंतर्गत जो है कार्य किया। तो हमारे यहाँ जो है भाजपा में एक बड़ी स्वस्थ परंपरा है, एक कार्यकर्ता का भाव हमेशा जो मंत्री भी हुए या सांसद हुए उनके अंदर रहता है, और यही पार्टी को आगे लेके जाती है। पहले स्वयं पर अनुशासन अगर रहता है तभी वो शासन कर पाते हैं। लेकिन इस तरह का व्यवहार करते हैं तो टीस तो कहीं ना कहीं उठती होगी ना। उमा भारती की टीस हम बार बार देखते रहे, शिवराज जी की भी उठने लगी है। हाँ ब्रजेश जी, शिवराज जी ने तो बोला भी है कि मैं क्या बोलते हैं, आवाज थोड़ी सी कट गई, कुछ बोला है, आज बयान दिए है ब्रजेश जी। मांगने जाने से बेहतर है मरना पसंद करूंगा, मरना पसंद करूंगा। मतलब गुस्से में बोला है, गलत तरीके से कोट किया जा रहा है, उसको गलत तरीके से कोट किया जा रहा है। उन्होंने उसके बारे में सिर्फ ये बोला है, उन्होंने ये नहीं बोला कि मैं दिल्ली नहीं जाऊंगा, उन्होंने सिर्फ ये बोला था कि मैं कुछ मांगने से अच्छा है मर जाना पसंद करूंगा। तो मांगने की बात है भाई, पार्टी का निर्णय है, पार्टी में जो निर्णय करेगी, जो दायित्व उनको देगी, उसको वो स्वीकार करेंगे। इसका मतलब ये थोड़ा है कि 3 राज्यों में 3 आडवाणी हो गए। अब बता क्या है कि अभिनव जी जो है इन सब बातों को पॉजिटिवली 3 राज्यों में 3 आडवाणी खड़े हो गए। ब्रजेश जी, अगर कांग्रेस में इस तरह के निर्णय होते तो अभी कांग्रेस का कार्यालय टूट चुका होता, उसमें तोड़फोड़ हो चुकी होती, कपड़े फट चुके होते, कालिखें पुत चुकी होती, और जो है धरने प्रदर्शन शुरू हो चुके होते। तो कांग्रेस जो है पहले भाजपा से सीखने की जगह वो सिर्फ उसमें क्या है कि एक उंगली दूसरे की तरफ करते हैं, जबकि ये नहीं देखते कि 3 उंगली उनकी तरफ से है। तो कांग्रेस में आज के करीब ही हम थोड़ी ना बोल रहे हैं, शिवराज जी खुद बोल रहे हैं, बातों को हम थोड़ी ना बोल रहे हैं। इसीलिए कांग्रेस जो शिवराज जी बोल रहे हैं मरना पसंद करूंगा में नहीं आ हमने बोला कि उनके मुंह में शब्द थोड़ी ना दिए हमने शिवराज जी को। इनके नेताओं क्या ऐसा बोल आपको जो अच्छा लगे करें, हम नहीं डालेंगे जब तक ये विपक्ष में ही आप रहेंगे। खुद मुख्यमंत्री बन जाइए सचिन जी, ठीक तो हम आपको बधाई देंगे। हमने तो मोहन यादव जी को भी बधाई दी है। ठीक बधाई दी है, मगर आप क्या होता है इस बट जो लगाते हैं वो लगाना बंद करें। अरे क्यों नहीं लगाएंगे, ये हमारा नैतिक अधिकार है इम्पट लगाना। अगर हम ये नहीं थोड़ी ना चल रही आप उसको कि हम दोनों कुछ भी नहीं कर सकते करें कि हमने बधाई दी है। तो मैं यही बता रहा हूँ कि आपने बधाई दी है, मगर इस तरह के निर्णय अगर कांग्रेस में किए जाते हैं तो अभी कांग्रेस का कार्यालय में टूट फूट शुरू हो चुकी होती। वो जब होते तब देखते ना कांग्रेस, कांग्रेस के कार्यालय में उस तरह से मारपीटें शुरू हो चुकी होती, छुरे चाकू चल चुके होते, और कांग्रेस के नेताओं की कालिखें पुतना शुरू हो चुकी होती और कपड़े फट चुके होते। ठीक है, तो ये राणा कांग्रेस जी में अभी तक हो चुका होता। ठीक है, आ रहा हूं अभिनव जी, आपसे जवाब ले लेंगे। राणा जी, इसे साहसी निर्णय कहेंगे, या साहसी निर्णय तभी लिए जा सकते हैं जब आपका आलाकमान मजबूत हो? कांग्रेस अभी इस स्थिति में नहीं है कि वो साहस भरे निर्णय ले सके। मोदी जी का ये निर्णय मोहन यादव को मध्य प्रदेश की कमान सौंपना साहसी तो है ही, और बेहद चौंकाने वाला भी है। और ब्रजेश जी, मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं कि मेरे सहित जितने पत्रकारों ने विश्लेषण किए थे कि ये मुख्यमंत्री होगा, वो मुख्यमंत्री होगा, वो सारे विश्लेषण धरे के धरे रह गए। ऐसे विश्लेषण तो हमने देखा था 3 राज्यों के चुनाव में भी हुए थे, और मध्य प्रदेश में ही नहीं राणा जी, हमने छत्तीसगढ़ में देखा, हाल ही में राजस्थान की बात कर लें तो भजन लाल शर्मा वहां पे बन गए सीएम, बन गए, पहली बार के विधायक हैं, महामंत्री थे पार्टी के जी। तो मेरा ऐसा ब्रजेश जी मानना है कि मध्य प्रदेश में जो निर्णय लिया गया है इतना चौंकाने वाला निर्णय है कि मोहन यादव जिस उज्जैन दक्षिण से जीते, वहां के मतदाता, वहां के वोटर कह रहे हैं कि अरे इनको कैसे मुख्यमंत्री बना दिया। आप मान सकते हैं कि मैं ये कल शाम से लेके आज तक कई शादी समारोह, कई विवाह समारोह, कई शोक बैठक में शामिल हुआ, बस एक ही चर्चा है कि यार ये कैसे बना दिया, इनको कैसे बना दिया। इसलिए क्योंकि नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद पटेल, कैलाश विजयवर्गीय, वीडी शर्मा और शिवराज सिंह चौहान, माना जा रहा था कि लोकसभा चुनाव तक शिवराज सिंह जी को मुख्यमंत्री रखा जा सकता है, क्योंकि गेम चेंजर लाडली बहना की वजह से मध्य प्रदेश में 166 सीटें मिलने की जो संभावना बनी है, उसमें शिवराज सिंह जी का योगदान बहुत बड़ा है। हालांकि एक दावेदार कैलाश विजयवर्गीय ने साफ नकार दिया कि लाडली बहना से जीते होते तो छत्तीसगढ़ और राजस्थान हो सकता है दिग्गजों में जो खटपट चल रही थी उसका फायदा मोहन यादव को मिल गया। यस। और अब जहां तक विजय जी आपने जो एक सवाल किया था
कि अब जो ये दिग्गज बचे हैं इनकी भूमिका क्या होगी। तो मेरा इसमें ऐसा मानना है कि नरेंद्र सिंह तोमर जी को तो स्पीकर बना के उनका मान रख लिया गया, जैसा कि छत्तीसगढ़ में किया, रमन सिंह जी को स्पीकर बना दिया, पूर्व सीएम को। उसी तरह से अब मुझे लग रहा है कि मध्य प्रदेश भाजपा का अध्यक्ष वीडी शर्मा को नहीं रखते हुए हो सकता है कि प्रहलाद पटेल या कैलाश विजयवर्गीय को अध्यक्ष बना दिया जाए। उसी तरह से इंदौर में ये संभावना बढ़ गई है कि कैलाश विजयवर्गीय जी को लोकसभा का चुनाव लड़ाया जा सकता है। वजह ये कि सर्वाधिक, देश में सर्वाधिक मतों से जीते शंकर ललवानी इन 5 सालों में इंदौर के मतदाताओं की कसौटी पे खरे नहीं उतर पाए। और अब ये सीट कांग्रेस के पास में, अभी ये परेशानी है कि 9 सीट बीजेपी जीत चुकी है, तो उसके सामने एक बड़ी चुनौती ये है कि कांग्रेस का प्रत्याशी कौन हो। होता ये रहा है कि पिछली बार सत्यनारायण पटेल को लड़ा दिया, शोभा थॉमस को लड़ा दिया, ललित जैन को लड़ा दिया, इन सारे लोग ने शिकस्ती पाई है और कांग्रेस के पास में ले दे के यही बचेगा कि ये जो 9 हारे हैं इनमें से किसी को लोकसभा का चुनाव लड़ा दिया जाए। पर कैलाश विजयवर्गीय या बीजेपी का जो भी प्रत्याशी होगा उसके लिए इंदौर की सीट निकालना ज्यादा मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि कांग्रेस यहाँ लगभग खत्म सी हो चुकी है। इसलिए खत्म सी हो चुकी है, मैं ब्रजेश जी आपको बताऊं, कल शहर कांग्रेस में 5 कार्याध्यक्षों की नियुक्तियां की गई। जो चीजें चुनाव के पहले कर लेना थी वो अब चुनाव जब ये विधानसभा का निपट चुका है तब ये नियुक्तियां की गई। जाहिर है कि लोकसभा के हिसाब से की गई है और उन 5 कार्याध्यक्षों की नियुक्ति के बाद में और विरोध फैल गया, जिन लोगों को नहीं बनाया गया उनका विरोध। तो कांग्रेस के लिए लोकसभा चुनाव जीतने में बड़ी परेशानी आने वाली है। ये ठीक है कि बीजेपी 28 सीट जीत चुकी थी और एकमात्र सीट छिंदवाड़ा की कमलनाथ जी ने बचाए रखी है। आपने बीजेपी के तमाम दिग्गजों पर प्रकाश डाला राणा जी, लेकिन शिवराज जी के भविष्य पर कुछ नहीं बोले आप। शिवराज जी के भविष्य, उनका पुनर्वास कहाँ देखते हैं? उनका पुनर्वास मुझे लगता है कि उनको या तो संगठन में कोई बड़ी जिम्मेदारी दे दी जाएगी और या फिर अगले लोकसभा के लिए उनको विदिशा से चुनाव लड़ाया जा सकता है, ऐसा मेरे को लगता है। ठीक है, समय भी कम है, इसलिए अभिनव जी से छोटा सा कमेंट ले लूं। जो काम चुनाव से पहले करना चाहिए था वो अब कर रही है कांग्रेस। ब्रजेश जी देखिए, हम तो लगातार जो है संगठन का भी काम कर रहे हैं, जनता की आवाज भी उठा रहे हैं, लाडली बहनों की जो किस्तें नहीं आएंगी उसकी भी आवाज उठा रहे हैं, बिजली के जो घोषणा कर दी थी शिवराज जी ने लाखों लोगों की, वो सड़क पर है और बिजली कंपनियां दोनों परेशान है। तो कांग्रेस अपना विपक्ष का दायित्व निभा रही है। बहरहाल समय की बाध्यता है, इसलिए चर्चा को यहीं विराम देना होगा। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो दिग्गजों का भी पुनर्वास होगा, अटकलों का बाजार गर्म है, अपने अपने गुणा भाग लगाए जा रहे हैं, किस तरह से किस दिग्गज को कहां सेट किया जाएगा। लेकिन ये तो बीजेपी आला कमान को तय करना, और जिस तरह से वो चौंकाने वाले निर्णय ले रही है, चाहे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में लिए हों, शायद उनके भविष्य को लेकर भी ऐसे ही चौंकाने वाले निर्णय आ जाए। उम्मीद से ज़्यादा किसी को मिल जाए या किसी को मार्गदर्शन मंडल में भेज दिया जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। बहरहाल अब देखना होगा कि उनके भविष्य का आगे क्या निर्णय कर रखा है आला कमान। इसलिए दिग्गज हैरान हैं, क्योंकि हैरानी करने वाले निर्णय हो रहे हैं। बहरहाल मुद्दा तो है में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।